हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आदित्य अवस्थी, आपका एजुकेटर, और स्वागत है आपका राम अकेडमी में। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हिमालयाज, जो हमारे एमपीपीएससी का फर्स्ट यूनिट का, तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, उसको हमने शुरू किया था। माउंटेन्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने शुरू किए थे हिमालयाज, जहां हमने देखा था हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब कैसे होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो एक क्विक रिवीजन जो हमने उस दिन जितना भी पढ़ा था उसका, हमने सबसे पहले पढ़ी थी एक थ्योरी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये रिवीजन करा रहा हूं मैं, उस दिन हमने जो पढ़ा था। 2 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना मतलब पुरानी क्लास बिल्कुल ही निकल जाएगी। हमने उस दिन पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें हमने देखा था कि पूरी दुनिया एक पेंजिया के रूप में हुआ करती थी, और उसके पास एक ही समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था पैंथलासा। पूरी दुनिया के पास एक ही समुद्र था और एक ही जमीन हुआ करती थी। जस्ट पूरी दुनिया के पास एक ही समुद्र हुआ करता था और एक ही जमीन थी। जमीन का नाम था पेंजिया, समुद्र का नाम था पैंथलासा। फिर बाद में जमीन ऐसे 2 टुकड़ों में टूट गई, और जब जमीन 2 टुकड़ों में टूटी तो यहाँ पे एक समुद्र बना था छोटा सा, जिसका नाम था तैथिस। तैथिस नाम का समुद्र बना था, और साथ में 2 जमीन के टुकड़े बने थे। एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम हुआ करता था गोंडवाना। कई बार बता चुके हैं आपको, भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना का। भारत गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद गोंडवाना से भारत ऊपर की तरफ चला और यूरेशिया की प्लेट से टकराएगा। फिर आपको बताया था कि हिमालय कितने राज्यों में फैले हुए हैं। क्योंकि हिमालय हमारे लिए शुभ है, इसीलिए हिमालय 11 राज्यों में फैले हुए हैं। 11 स्टेट्स में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। हिमालय का निर्माण किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है? ये भाई यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के, इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई थी और इनसे हिमालय का निर्माण हुआ। ये भी देखा था। 11 राज्यों में हिमालय फैला हुआ है, और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हिमालय फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो जो ऊपर का इलाका है। इसके बाद हमने देखा था कि हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, 3 मेजर रेंजेस हैं, जिनके हमने नाम देखे थे। ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा और आखिरी हमने देखा था शिवालिक। शिवालिक को शिवालिक ही कहते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ा जाए, अंग्रेजी लोग पढ़ें चाहे हमारे देश के लोग पढ़ें, उसका नाम में कोई अंतर नहीं आता। तो ये तो रही बेसिक बातचीत कि ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है। और आपको उसकी एक ऊंचाई मैंने बताई थी कि ऊंचाई जो होगी, ग्रेट हिमालय, ग्रेट आदमी छक्का मारता है तो वो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय चौका मारेगा तो 35 से 4500 इसकी ऊंचाई है। और जो शिवालिक्स हैं वो 1000 से 1600 मीटर, सिंगल डबल लेके खेलेंगे क्योंकि नीचे के हिमालय है। आज हम अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि साउथ से नॉर्थ जमा दो। अब ठीक है, जमा देंगे साउथ से नॉर्थ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आज का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो शुरू ही उसी हेडिंग से कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज हेडिंग डालिएगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डिवीजन ऑफ हिमालय। और यहां से अब बिल्कुल प्रीलिम्स के सवाल जो आते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। साउथ टू नॉर्थ डिवीजन ऑफ हिमालयस। हिंदी में लिखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का विभाजन। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का विभाजन। अब ये विभाजन कैसा है? तो अगर आपके पास कोई एटलस है तो आप उस एटलस को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे जो मैप्स में दिखा रहे हैं उसमें हमको देखना है। दक्षिण से उत्तर का मतलब है कि आप जब इंडिया में नीचे, सपोज करो मध्य प्रदेश से आप ऊपर जा रहे हो
तो सबसे पहले आपको कौन सी पहाड़ी मिलेगी, फिर उसके ऊपर कौन सी मिलेगी, फिर उसके ऊपर कौन सी मिलेगी, फिर उसके ऊपर कौन सी मिलेगी, इन पहाड़ियों को हमको देखना है। बेटा इतना सब देखने वगैरह से बेहतर है कि हम एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटी सी कोड याद कर लेते हैं। आप मेरे साथ एक दो बार इस कोड को बोलिए। ये बड़ा सिंपल सा कोड है, सुनने में अटपटा लगता है लेकिन बहुत काम का है। कोड है सिधौपी जालक। कोड है सिधौपी जालक, सिधौपी जालक, सिधौपी जालक। बस एक ये छोटा सा कोड है सिधौपी जालक। और हम पहले अब इस कोड को फुलफिल करने से पहले हम कुछ पहाड़ देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं एक दो पहाड़ आपको दिखा रहा हूं। इधर देखते हैं, जैसे ये वाला देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां आपको देखने को मिल रही होंगी, शिवालिक माउंटेन्स। आप जब सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, सबसे नीचे से चलना शुरू करेंगे, तो जो पहला पहाड़ आपको मिलता है वो शिवालिक का पहाड़ मिलता है। इसके बाद इस मैप में यहाँ पे मेंशन नहीं है, दूसरे मैप में है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक पहाड़ मिलता है, इसका नाम है धौलाधर। धौलाधर की पहाड़ियां, आपने गाना सुना होगा, शिव कैलाशों के वासी। आगे का आप खुद गाएंगे और पहाड़ का नाम यही है, धौली धारों के राजा। यही है भाई, धौली धारों के राजा है वो, यहीं पे मिलेगा हमको। तो शिवालिक, धौलाधर। इसके ऊपर चलेंगे तो एक पहाड़ आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल। शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल। उसके ऊपर चलेंगे तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। मैं आपको एक दूसरे मैप में से दिखाता हूं। ये वाले मैप में आप देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। ये बड़े वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सबसे नीचे और सबसे दक्षिण की रेंज है शिवालिक। शिवालिक से थोड़ा ऊपर चलेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलता है धौलाधर। धौलाधर के बाद और ऊपर चलेंगे तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। वही चीज़ें, शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो बस खत्म ही तो हो गई बातचीत। हमने कहा साउथ से नॉर्थ है, स से हमारा पहला नाम जो आना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पहला पहाड़ जो आएगा वो होगा शिवालिक। जो पहला पहाड़ हमको मिलेगा वो होगा शिवालिक। दूसरे नंबर पे धौलाधर, दूसरे नंबर पे धौलाधर। सिधौपी, पीर पंजाल, पीर पंजाल। अच्छा, मैं चाहता तो ये नाम एक साथ ही लिख सकता था ना, ये बीच में गैप देने की क्या जरूरत पड़ गई, खुद सोचो। अच्छा, ये बीच में मैंने दो नामों के बीच में गैप क्यों दिया है? सिधौपी अलग लिखा है, जालक अलग लिखा है। चाहते तो एक ही सिंगल वर्ड लिख देते, सिधौपी जालक, सिंगल वर्ड बनाते, लेकिन हमने सिधौपी अलग लिखा है, जालक अलग लिखा है। ये थोड़ा सस्पेंस है, इसको हम थोड़ी देर में ओपन करेंगे। और ये हमारे तीन पहाड़ और हैं, मैंने अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि उसका कारण ही अलग है। जास्कर, लद्दाख और लास्ट पहाड़ है भारत का सबसे उत्तर का पहाड़, ये है काराकोरम। तो हमारे पास शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये पहाड़ हैं। मैं एक छोटा सा मैप आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये पहाड़ कहाँ पे हैं और किस प्रकार से फैले हुए हैं एक बार आपके दिमाग में पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का मैप है और यहाँ पे हमको बस पहाड़ बनाने हैं। तो आप देखिए, सबसे नीचे सबसे दक्षिण के पहाड़ जो मैं बना रहा हूँ, मैंने आपको लिखवाया भी होगा कल कि ये सदर्न हिमालयाज है, सबसे दक्षिण के हिमालय हैं और इन हिमालयाज का नाम है
शिवालिक। जो सबसे दक्षिण के हिमालय हैं इनका नाम है शिवालिक। सबसे छोटे, ये हिमालय की ऊंचाई भी हमने बताई थी आपको, कितनी है इसकी ऊंचाई? मात्र और मात्र 1000 से 1600 मीटर। शिवालिक के बाद अब ऊपर चलेंगे तो आपको दूसरा पहाड़ यहाँ देखने को मिलेगा। ये है हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ये पहाड़ फैला हुआ है। ये है धौलाधर। सेकंड पहाड़ जो हमको देखना है उस पहाड़ का नाम है धौलाधर। धौलाधर से धौपी, धौलाधर। पी से तीसरा पहाड़ हमारे सामने आएगा। ये जम्मू कश्मीर में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पहाड़, इस बड़े पहाड़ का नाम है पीर पंजाल। ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि 2 बार सीडीएस के एग्जाम में ये एज इट इज पूछा गया है कि इसे दक्षिण से उत्तर जमाइए, और यदि वो उल्टा पूछेगा, अगर वो बोलता है नॉर्थ से साउथ जमाइए, क्या हम जमा लेंगे? बिल्कुल जमा लेंगे। सीधे कोड लिखेंगे सिधौपी जालक और उल्टा पढ़ लेंगे उसको, काम हमारा हो जाएगा। इसके बाद 3 पहाड़ हैं जिनको मैं एक ही सिंगल कलर से बना रहा हूं, और उनको सिंगल कलर से बनाने का एक रीजन है जो हम थोड़ी देर से पढ़ने वाले हैं। ये आखिरी श्रेणी जो हमारे देश में है, ये वाली। तो हमारे पास लास्ट के 3 पहाड़ जो जालक है, जालक का फुल फॉर्म क्या है? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम, सिधौपी जालक। सोचने की बात है, मैंने आपसे कहा कि मैंने वो एक गैप दिया था सिधौपी और जालक के बीच में, छोटा सा गैप मैंने यहाँ पे दिया था सिधौपी और जालक के बीच में। आप मैप में देखिए, क्या ये गैप आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या ये गैप आपको दिखाई पड़ रहा है? सिधौपी, पी मतलब पीर पंजाल और जालक मतलब जास्कर, और इसके बीच में हमने एक गैप दिया था, ये वाला गैप। बेटा ये जो गैप आप देख रहे हो, ये जो 2 पहाड़ियों के बीच आपको छोटा सा गैप दिखाई पड़ रहा है, ये पहाड़ी है पीर पंजाल, और पीर पंजाल के ऊपर है ये वाली पहाड़ी है जास्कर, और हमारे कोड में भी गैप है सिधौपी जालक। तो बीच में ये जो गैप है, ये गैप और कुछ भी नहीं, ये हमारी कश्मीर घाटी है। जी हाँ, ये वही कश्मीर वैली है जहाँ का कश्मीरी केसर बहुत फेमस है, जहाँ पे घटनाएं होती हैं। जिस घाटी की बात हम हमेशा करते हैं ना कि घाटी में आतंकवाद की घटनाएं हैं, घाटी में काफ़ी मुठभेड़ हो रही है, वो यही घाटी है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि आखिर कश्मीर घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है। बस याद रखेंगे कि वो हमारा कोड क्या है, सिधौपी जालक। वो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में जो गैप है वहीं आपको मिलेगी कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और जास्कर के बीच में। तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में जो घाटी बनती है उसी घाटी को हम कहते हैं कश्मीर वैली। मैं यहाँ पे कश्मीर वैली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, पीर पंजाल और जास्कर के बीच में ये जो वैली आपको देखने को मिल रही है, इस वैली को कहा जाता है कश्मीर वैली। ये जो वैली आपको बीच में घाटी देखने को मिल रही है, इसी घाटी को कहा जाता है कश्मीर घाटी। हम इस कश्मीर घाटी को इतना जोर दे के क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो कि सेंसिटिव एरिया है। आप एक मैप में उसमें देखोगे डायग्राम में कैसी दिखती है कश्मीर घाटी। अगर मैं इसे एक पहाड़ के तौर पे बनाऊं ना, ये कुछ ऐसा सीन है, देखो।
ये एक पहाड़ है पीछे की तरफ का, इस प्रकार से, और ये एक पहाड़ है आगे की तरफ का, इस प्रकार से। और इसके बीच में ये जो वैली आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली, यही वो वैली है बेटा जिसका नाम, ये ऊपर वाले पहाड़ का नाम है जास्कर और ये वाले का नाम है पीर पंजाल। और इसके बीच में ये जो वैली बन रही है, इसी वैली को कहा जाता है कश्मीर वैली या घाटी। तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में ये जो घाटी बन के रेडी हो रही है, इसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो बस एक बार रिवाइज करेंगे। सिधौपी जालक, शिवालिक धौलाधर पीर पंजाल, जास्कर लद्दाख काराकोरम। अब एक सवाल वही सस्पेंस वाला कि सर जालक को अलग क्यों लिखा गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सर जालक को एक ही कलर से क्यों बनाया गया, क्या आपके पास पेन के कलर खत्म हो गए थे? तो बेटा इस बात को मैं अभी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांस हिमालय। जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांस हिमालय। अभी थोड़ी देर पहले तुमको तुम्हारे टीचर ने बताया कि भाई साहब जो हिमालय है वो असल में 3 ही है। एक है महान हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। अगर तुमने कल की क्लास अटेंड करी हुई है तो तुम्हें ये याद होगा बेटा कि जब इंडिया और यूरेशिया आपस में टकराए तो 3 हिमालय खड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक टेथिस समुद्र की जमीन थी जो यूरेशिया प्लेट के नीचे गई, आग में खौल गई, बेनी ऑफ जोन में जल गई और उससे कुछ ज्वालामुखीय पहाड़ बने थे। मैं याद होगा वो डायग्राम जो मैंने बताया था आपको, ये वाला। एक तरफ हमारी इंडियन प्लेट है, ये हमारा टेथिस सागर की जमीन है, छोटी सी जमीन है तो समुद्र के नीचे थी ये जमीन, और दूसरी तरफ यूरेशिया की प्लेट है। इस तरफ यूरेशियन प्लेट है और इस तरफ भारतीय प्लेट है, और बीच में टेथिस नाम का ये महासागर या सागर है, टेथिस नाम का ये सागर है। तो सागर की जमीन कल भी बताया गया था बेटा, समुद्र की जमीन भारी होती है और ये भारी समुद्र की जमीन यूरेशिया प्लेट के नीचे गई होगी। डायग्राम याद करिए, मैं कल भी बता चुका हूं ये आपको। इस प्रकार से जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो ये टेथिस वाली जमीन पूरे तरीके से नीचे चली गई, और जब ये नीचे गई, ये हमारी 2 प्लेटें हैं, ये हमारा भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इनके टकराने से यहाँ पे शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये तो हिमालय के पहाड़ रेडी हो गए, लेकिन ये जो प्लेट यहाँ नीचे गई ये इधर जली, और इसके जलने के बाद यहाँ पीछे कुछ ज्वालामुखीय पर्वत खड़े हुए। इन ज्वालामुखीय पर्वतों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इन ज्वालामुखीय पर्वतों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इन ज्वालामुखीय पर्वतों को ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है। बस बात ही खत्म हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पहाड़ आते हैं, तो बस तुमको एक काम करना है, तुम्हें सीधे लिखना है जालक, और वहीं पे खत्म हो जाएगा ये। तुमको सीधे लिखना है जालक। जालक मतलब जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। यही कारण था कि मैंने इनको अलग कलर से लिखा था जब वो डायग्राम बनाया था, क्योंकि सिधौपी जो है वो मेन हिमालय का हिस्सा है, ग्रेट, लेसर और शिवालिक वाले हैं वो। लेकिन जो ये जालक है ये हिमालय के पीछे कुछ
ज्वालामुखीय पर्वत बने थे जो तैथिस महासागर के या तैथिस सागर की जो प्लेट थी उसके दबने से बने थे, उन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्या है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि अभी प्रीलिम्स के लिए बस पढ़ना है तो ट्रांस हिमालय क्या है, मैं अगर इसे व्हाट्सएप की भाषा में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि हिमालय के पीछे जो वॉल्केनो से बने, मैं हमेशा कहता हूं आप पहले उसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बनाइए। हिमालय के पीछे जो वॉल्केनो से बने पहाड़ हैं उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, उन्हीं को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। यही है ट्रांस हिमालय, मतलब मेन हिमालय के पीछे जो वॉल्केनो वाले पहाड़ हैं उन्हीं को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये ऐसा है कुछ, देखो अगर मैं हिमालय को इस तरीके से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। सबसे पहले शिवालिक मिलेंगे, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, और फिर उसके पीछे ये ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत मिलेंगे आपको। शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, और ये पीछे जो ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या है कि ट्रांस हिमालय का बहुत ज्यादा हिस्सा, काफी हिस्सा जो है वो हमको तिब्बत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, या पहले वो इलाका तिब्बत ही का क्षेत्र था, इसीलिए कई किताबें ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय या तिब्बत हिमालय भी लिख देती हैं। तिब्बतियन हिमालय या तिब्बत हिमालय भी लिख देती हैं। सिंपल है ये। ट्रांस हिमालय का ही दूसरा नाम है तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय का ही दूसरा नाम है तिब्बत हिमालय। ठीक, चलो ये भी हो गया, हमने ट्रांस हिमालय भी पढ़ लिए। पेपर में पूछेगा ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, ट्रांस हिमालय में जो रेंज आती हैं उन्हें हम एक बार में लिखेंगे। कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय में, अभी आपको बताया मैंने। एक छोटा सा कोड है, वही कोड है जो ऊपर चल रहा था, जालक प्लस एक छोटी, और छोटी नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हमारी श्रेणी है, उसका नाम है कैलाश। वही कैलाश जिसके दर्शन करने के लिए हमें चाइना जाना पड़ता है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। इनका फुल फॉर्म आप अब जान चुके हैं, कई बार हो चुका है क्लास में। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इसी के साथ हमने ट्रांस हिमालय का ये छोटा सा टॉपिक भी खत्म कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा भाई? पहले हमने पढ़ा कि साउथ से नॉर्थ हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो हमने पढ़ा सेदोपी जालक है। फिर हमने पढ़ा अच्छा सेदोपी जालक जो है उसमें वो बीच में गैप क्यों है, सेदोपी के बाद जगह क्यों है, क्योंकि पीर पंजाल और जास्कर के बीच में कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जालक को एक ही कलर से क्यों लिखा भाई, क्योंकि वो मेन हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्या ट्रांस हिमालय ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं? जी हाँ बिल्कुल है, वो वॉल्केनिक ओरिजिन के हिमालयाज हैं। ठीक है, हाइट से देख के ये भी पता चल रहा होगा कि ट्रांस हिमालय मेन हिमालय से छोटे हैं। एक और छोटा सा टॉपिक यहीं खत्म कराते हुए चलते हैं, फिर हम दूसरे वाले डिवीजन पे आएंगे। ये टॉपिक है कश्मीर वैली। इस टॉपिक का नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी क्यों पढ़ रहे हैं कश्मीर घाटी? पहले भी बताया मैंने, एक तो सेंसिटिव टॉपिक है, दूसरा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी, इसमें यहाँ पे एक चीज हमको पढ़ने की है, वो है यहाँ की मिट्टी।
यहाँ की सॉइल, यहाँ की मृदा, जिससे सवाल आना किसी भी एग्जाम में जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है लगभग एक सवाल यहाँ से आता ही है। तो कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की वैली में एक खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी को कहा जाता है करेवा सॉइल। इस मिट्टी को कहा जाता है करेवा मृदा, करेवा मिट्टी। इस मिट्टी को करेवा सॉइल या करेवा मिट्टी कहा जाता है। तो ऐसा क्या खास बात है यार, मिट्टी तो हमारे घर के गमले में भी पड़ी है, फिर करेवा मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है? दो चार बातें आपको करेवा मिट्टी के बारे में मैं बता दूं, इसको समझते भी हैं कि ये बनी कैसे है और क्या इसका प्रोसेस है। उतना वैसे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ दो चार बातें मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बड़ा शब्द आएगा, घबरा जाएंगे बच्चे। ये लेकोस्टेराइन डिपॉजिट्स हैं। बिल्कुल धचका लग गया होगा, कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सर। आम भाषा में बोले, ये झील द्वारा निक्षेपित अवसाद हैं। झील द्वारा निक्षेपित अवसाद हैं। बोलोगे सर झील कहाँ है फिर? बस 2 मिनट रुकते हैं और इसको अभी खत्म करेंगे। कुछ शब्द सीख रहे हैं। लेकोस्टेराइन का मतलब होता है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, लेक डिपॉजिट्स। लेक डिपॉजिट्स, वैसे लिखने को तो लेक डिपॉजिट्स भी लिख सकते थे, लेकिन वैज्ञानिक इतने अच्छे नहीं है ना, उनकी मस्ती भी तो है, फिर वो लेक डिपॉजिट्स को ही क्या लिख देते हैं, लेकोस्टेराइन डिपॉजिट्स। किसके किसके बीच में है? तो भाई वही उन्हीं दोनों पहाड़ों के बीच में होंगे जिसके बीच में कश्मीर वैली है। तो ये नाम तो रटना नहीं है अब, क्योंकि हो चुका है। पीर पंजाल और जास्कर के बीच में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है कि ये जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है। ह्यूमस की मात्रा, कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस, ये अधिक होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अभी लिखिए, अभी हम समझेंगे व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस को ह्यूमस ही कहते हैं भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है। ह्यूमस आम भाषा में जैविक पदार्थ होता है, लेकिन अभी इसको समझेंगे। ह्यूमस को ह्यूमस ही कहेंगे। तो ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। बाकी इसके बाद की बातें थोड़ी देर में आते हैं। केसर वगैरह जो उगाएंगे वो इसके बाद उगाएंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये झील कैसे बनी। ये झील द्वारा निक्षेपित अवसाद की क्या कहानी है करेवा मिट्टी को लेकर। हम देख रहे हैं करेवा मिट्टी कैसे बनी। चलो, सबसे पहले एक पहाड़ खड़ा हुआ। ये एक पहाड़ तैयार हुआ। ये जो पहाड़ हमारे पास रेडी हुआ, ये जो पहाड़ रेडी हुआ, हम इसको नाम दे रहे हैं ग्रेट हिमालय। ये महान हिमालय खड़े हुए हैं बेटा, ये ग्रेट हिमालय खड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि समय के साथ ग्रेट हिमालय को काट कर नदियां इस प्रकार से आगे आएंगी। ये नदियां इस प्रकार से आगे आएंगी। जब ग्रेट हिमालय को काट कर नदियां ऐसे आई, उतनी देर में यहाँ पे एक हिमालय और खड़े हो गए, जिनको कहा गया मध्य हिमालय या लेसर हिमालय। जिन्हें क्या कहा गया, मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय। ये एक पहाड़ और खड़े हो गए जिन्हें मध्य हिमालय या लेसर हिमालय कहा गया। अब अगर ये एक बार यहाँ खड़े हो गए, तो अब इसके बीच में जो ये नदियां आ रही थीं, और नदियां कभी अकेले नहीं आती बेटा, वो अपने साथ लेके आती हैं सेडिमेंट्स, अवसाद, इस प्रकार से। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये जो नदियां थीं वो अपना पानी, क्योंकि एकदम से तो पहाड़ को काट नहीं सकते, पहाड़ कटने में सालों लग जाते हैं, नदियां अपना पानी यहाँ पे भर देंगी। और नदी केवल पानी नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है ढेर सारे सेडिमेंट्स, ढेर सारे अवसाद।
तो वो अवसाद भी, वो सेडिमेंट्स भी यहाँ पर जमा होते चले गए इस प्रकार से। तो बन गई बीच में झील और झील में जमा हो गई मिट्टी। लेकिन नदी अपना काम नहीं छोड़ेगी, तो एक समय के बाद नदी इन पहाड़ों को काट कर भी आगे आ जाएगी। नदी इन पहाड़ों को काट कर भी आगे आ जाएगी। लेकिन जो ये पुरानी हमारी पानी की झील बनी हुई थी, ये झील यहाँ से गायब हो जाएगी। और अब ये जो मिट्टी आपको लाल रंग से दिख रही है, इसी को कहा जाता है करेवा मिट्टी या करेवा मृदा। इसी को कहा जाता है करेवा मिट्टी या करेवा मृदा, करेवा सॉइल। इस प्रकार करेवा मिट्टी बनी है। मतलब पहले एक पहाड़ खड़े हुए, उसको नदियों ने काटा, नदियां अपने साथ जो मिट्टी ला रही थी, एक पहाड़ और खड़े हुए और वो नदियां रुक गई, उससे बीच में पानी भर गया, एक झील बन गई, उस झील में मिट्टी जमा होती चली गई, बाद में नदियां काट के आगे निकल गई, लेकिन पीछे जो मिट्टी थी वो वहीं रह गई, और उसी को कहा गया करेवा मिट्टी। ये है करेवा मिट्टी। अब सवाल ये है कि करेवा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा क्यों होती है? करेवा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों होती है? ह्यूमस होता क्या है? अच्छा, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस का मतलब है जैविक पदार्थ। ह्यूमस का मतलब होता है जैविक पदार्थ। इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनिक मटेरियल। ये भारत की गिनी चुनी मिट्टियों में ही होता है, बहुत ही गिनी चुनी मिट्टियों में। इवन हमारे एमपी में तो किसी मिट्टी में आपको ह्यूमस अच्छा नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में एग्जैक्ट मैं बोलूं आपको तो ह्यूमस अच्छा नहीं मिलेगा, केवल दलदल की मिट्टियों को यदि छोड़ दिया जाए तो भाई ऐसा क्या है ह्यूमस? ऐसे मतलब एक कहानी की तरह समझते हैं इसको। असल में क्या बातचीत है कि इंडिया है एक ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे में से कर्क रेखा निकलती है, 8 राज्यों में से हमारे कर्क रेखा निकलती है। तो हमारा इंडिया जो है ना वो मेनली गर्म इलाका है। आप खुद सोचो कि कोई एक जानवर मर गया, वो जानवर अगर आपके एमपी वगैरह में कहीं मरता है ना, तो 1-2 दिन में उसको बदबू आने लग जाती है। मैं कह रहा हूँ 6-7 घंटे में ही स्मेल आने लग जाएगी कि जानवर मरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे जो हमें आंखों से नहीं दिखते ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम विघटक या डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये डीकम्पोजर भाई साहब तुरंत आते हैं और खटपट खटपट इसको खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो लाश को खाते हैं तो लाश सड़ जाती है, बेचारी मिट्टी को कुछ मिलता ही नहीं है। मिट्टी थोड़ा धीरे धीरे खाती है, लेकिन मिट्टी को कुछ मिलता नहीं है, जितना भी आइटम रहता है वो सब बैक्टीरिया और ये छोटे छोटे जीव जंतु खा जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ठंडे इलाकों में कमजोर रहते हैं। ठंडे इलाकों में इनमें इतनी ताकत नहीं रहती। तो जब कोई जानवर, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई भी ऐसी लाश वगैरह जब यहाँ पे मरती है, पहाड़ों के पास मरती है, तो पहाड़ एक तरीके का फ्रिज है, नेचुरल फ्रिज है, ठंडा इलाका है, बर्फीला क्षेत्र है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इतना काम नहीं कर पाते। लेकिन जो मिट्टी है उसको पर्याप्त समय मिलता है कि वो आराम से उस जीव को अपने अंदर समा सके। इसीलिए ठंडे इलाकों में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहेगी और गर्म इलाकों में ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी। कि गर्म इलाकों में मिट्टी से पहले सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, ठंडे इलाकों में सूक्ष्म जीव कम ताकतवर रहते हैं, इसीलिए मिट्टी आराम से उसे खा पाती। इसीलिए करेवा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा रहती है। सिंपल, इसमें तो कुछ बात ऐसी बची नहीं। फिर बेटा इस ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होने के कारण करेवा मिट्टी में एक खास चीज उगाई जाती है जिसको कहा जाता है कश्मीरी केसर। इसे कहा जाता है कश्मीरी केसर। तो आपको क्या लगता है कश्मीर के लोग भी इसे कश्मीरी केसर ही कहते होंगे? कश्मीर के लोग भी कश्मीरी केसर ही कहते होंगे इसे। अगर आप कभी कश्मीर गए हों तो आपको पता होगा कि इस कश्मीरी केसर को यहाँ के लोग कहते हैं ज़ाफ़रान। इन लोगों ने नाम दिया है इसे ज़ाफ़रान। एक कहानी सुनोगे आप? असल में जब अंग्रेज यहाँ पे आए
तो उनकी ना जुबान फंसती है, उनसे शब्द नहीं बोले जाते। हमारे जबलपुर को भी उन्होंने जबलपुर बोल दिया था, बोलते आया नहीं। इसे जाफरान कहते हैं, इनसे बोला गया नहीं, और वो जाफरान को सैफरॉन सैफरॉन बोलते रहे। वहीं से आज अंग्रेजी किताबों में केसर को सैफरॉन कहा जाता है। अंग्रेजी किताबों में केसर को सैफरॉन कहा जाता है। कहाँ से आया सैफरॉन नाम, ये केसरिया रंग कहाँ से आता है? यही है भाई, कश्मीरी केसर यहाँ पे उगता है। एक और बात, कश्मीर घाटी में ठंडे घास के मैदान भी मिलते हैं। कोल्ड या फिर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिनको कहते हैं, ठंडे घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। क्या होता है ना, हर क्षेत्रीय नाम का या हर क्षेत्र में किसी चीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर में ऐसे जो ठंडे घास के मैदान या ये जो क्षेत्रीय घास के मैदान मिलते हैं, इन ठंडे घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है, सुनेंगे यहां नाम, इन ठंडे घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, या फिर दूसरा नाम जो पेपर में आजकल पूछ रहा है वो है बुग्याल। बुग्याल, इन ठंडे घास के मैदानों को मर्ग या फिर बुग्याल कहा जाता है। और इसी के नाम पर हमारे पास दो मर्ग हैं बेटा, जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। एक है गुलमर्ग और दूसरा है सोनमर्ग। एक है गुलमर्ग और दूसरा है सोनमर्ग। तो इसी के साथ हमने कश्मीर घाटी भी खत्म कर ली। क्या है भाई कश्मीर घाटी? पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है, करेवा मिट्टी पाई जाती है। और फैक्ट जानना है, एक फैक्ट और बता देते हैं, चलो एक फैक्ट और बता देते हैं। ये जो करेवा मिट्टी है, कहाँ लिखा है करेवा मिट्टी? ये है। ये जो करेवा मिट्टी है ये पैम्पोर क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो करेवा मिट्टी है ये पैम्पोर, एक शहर है, पैम्पोर क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे ये पेपर में नहीं आएगा किस शहर में पाई जाती है, केवल इतना याद रखिए कश्मीर घाटी पीर पंजाल जास्कर के बीच में है। एक खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी क्यों खास है? क्योंकि इसमें कश्मीरी केसर बनाया जाता है, कश्मीरी केसर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर को यहाँ के क्षेत्रीय लोग ज़ाफ़रान कहते हैं। करेवा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है। करेवा मिट्टी झील के द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनी है, इसे इंग्लिश में लेकुस्टेराइन डिपॉजिट्स कहा जाता है। इसी कश्मीर की घाटी में कुछ घास के मैदान है, ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में मर्ग या बुग्याल कहते हैं। उदाहरण है उनका गुलमर्ग और सोनमर्ग। एक सेकंड में इसे रिवाइज करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके। वैसे तो पीपीटी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर लगता है किसी चीज़ का एक स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए तो उस समय लेके रख लीजिए। वैसे आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, इसी के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अब चलते हैं आगे। ने ये भी पढ़ लिया। ये तो वही रेंजेस का जो मैं आपको बता रहा था, ये वही डायग्राम है। सिदौपी जालक, शिवालिक सबसे नीचे है, फिर धौलाधर, फिर पीर पंजाल, और ये देखिए कश्मीर वैली, ये जो आप देख रहे हैं कश्मीर वैली, और फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रीजनल डिवीजन ऑफ कश्मीर हिमालय।
सबसे ज्यादा, कश्मीर हिमालय नहीं सॉरी, पूरे हिमालयास का रीजनल डिवीजन। सबसे ज्यादा सवाल यदि किसी चीज से आता है वो यहां से आता है, क्योंकि हम एक रीजनल डिवीजन बस नहीं पढ़ते, वहां पे हम सब कुछ पढ़ते हैं। केवल एक रीजनल डिवीजन नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आगे की, और जो भी माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोई नेशनल पार्क तो नहीं है वहाँ पे, ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। तो रीजनल डिवीजन को शुरू करने से पहले एक छोटी चीज़ और हम पढ़ लेते हैं साथ में। ये भी कभी, वैसे तो उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, पर कभी कभी किस्मत खराब हो तो पूछ भी लेता है। हम क्योंकि प्रीलिम्स का एक हॉलिस्टिक कोर्स कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं कुछ भी छोड़ूं इसमें। कंपोजिशन ऑफ हिमालयास, हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के संघटक। ये तो किताबी भाषा हो गई, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर व्हाट्सएप की भाषा में मैं हमेशा लिखूं, मैं हमेशा कहता हूं बेटा दिमाग में जो आपके रहेगा ना वही आपका है, और इसीलिए दिमाग में जो चीज़ आपके पास है उसे वो आपकी भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। हिमालय के संघटक हम पढ़ने जा रहे हैं। असल में हम पढ़ रहे हैं कि हिमालय बना कौन से पत्थर से है, हिमालय बना कौन से पत्थर से है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर हिमालय का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ, ये पढ़ना है असल। सिंपल। तो हमारे पास 3 हिमालय हैं, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। महान, मध्य हिमालय और शिवालिक। 3 हिमालय हैं, तीनों अलग अलग चीजों से बने हैं, इसीलिए उन्हें अलग अलग पढ़ा भी जाता है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। महान हिमालय आखिर किस चीज का बना है, ग्रेट हिमालय आखिर किस चीज का बना है। तो ये मैंने एक पहाड़ बनाया, आप मान के चलिए यही वो ग्रेट हिमालय है, यही है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो बना है उसमें जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का, यदि आप पहाड़ खोद के और एकदम नीचे पहुंच जाएंगे तो जो नीचे का हिस्सा है वो एक खास प्रकार के पत्थर से बना है जिसको हम कहते हैं ग्रेनाइट। खास प्रकार का पत्थर है जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। इसका मतलब टीचर आपसे यह कहना चाह रहा है कि हिमालय का जो केंद्र है, हिमालय का जो कोर है, कोर, ग्रेनाइट आपके घर के किचन में लगा होगा बेटा, जो प्लेटफॉर्म बनते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो जो हिमालय के, महान हिमालय का जो केंद्र है, जो कोर है, वो ग्रेनाइट का बना है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हमको आंखों से दिखता है कि अरे ये तो मेन ऊपर ऊपर का जो हिमालय का हिस्सा है, ये बना हुआ है अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक से। ये बना है अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक्स से। पहला सवाल यही आएगा कि सर अवसादी चट्टानों के अवसाद या सेडिमेंट्स आए कहां से। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अवसाद क्या होते हैं, कंकड़, बजरी, पत्थर, दाना टूटा, जो भी किसी पत्थर से टूटता है उसे अवसाद कहते हैं ज्योग्राफी में। बेटा ये सेडिमेंट्स कहां से आए, सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए, अवसादी चट्टानों के लिए। याद करो तैथिस के सागर में, जो तैथिस का छोटा सा सागर बना था बीच में, उसमें दोनों गोंडवाना और लॉरेशिया से जो नदियां बहती थीं वो मिट्टी जमा करती थी, वही मिट्टी है। तैथिस ही तो मिट्टी बन गए, फोल्ड होके क्या बन गए हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो बीच वाले पत्थर हैं ये भी एक ज़माने में सेडिमेंट्री हुआ करते थे, लेकिन अभी दबाव और तापमान में ये बदल चुके हैं मेटामॉर्फिक
रॉक्स में। आज ये कन्वर्ट हो चुके हैं रूपांतरित चट्टानों में। आज ये रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो महान हिमालय है उसके नीचे का जो बीच का गहरा पोर्शन है वो ग्रेनाइट से बना है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अवसादी चट्टानों से है, और बीच वाला जो है वो रूपांतरित चट्टानों से है। ऐसा है हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय ऐसा है। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? अभी हाल ही में जो 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें एक पेपर एमपी का भी आता है। ऐसे सवाल उन्होंने सीधे सीधे पूछे, सीधे सीधे, और वो एक 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये नया पैटर्न अभी पीएससी पता नहीं कहां से ले आया है। 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, और हमको ज्यादा डिटेल में इसलिए भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पीएससी ने माइनस मार्किंग शुरू कर दी। अब सपोज कर दो एक स्टेटमेंट आ गया कि महान हिमालय का केंद्र ग्रेनाइट से निर्मित है। अब तुम वहीं सोच में पड़ गए यार कि ग्रेनाइट से है कि नहीं है, क्या है, क्या इसका। उससे अच्छा पढ़ लो ना, सीधे पढ़ो इसको कि ग्रेनाइट से निर्मित है, ऊपर वाले अवसादी चट्टान है, और जो बीच का एरिया है वो मेटामॉर्फिक है, रूपांतरित है, दबाव में आके परिवर्तित हो चुका है। इसके बाद आते हैं हमारे ग्रेट हिमालय के बाद जो हमारे दूसरे आते हैं वो है मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय। मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय वो किससे बने हैं? मध्य हिमालय का निर्माण आखिर किन चट्टानों से हुआ है? एक शब्द में इसको खत्म करेंगे, सिंगल एक लाइन में। मैं लिखूंगा अभी ब्लू कलर से क्योंकि वही काम भी आएगा। ये जो हमारे मिडिल हिमालय हैं, मध्य हिमालय हैं, ये पूरे के पूरे आपको बने हुए मिलेंगे ओशियानिक सेडिमेंट से। ओशियानिक सेडिमेंट से ये पूरे के पूरे आपको बने हुए मिलेंगे समुद्री अवसादों से। ये पूरा का पूरा समुद्र की मिट्टी से बने हैं बेटा। जब हमारा जमीन टकरा रही थी तो 33 में जो भी मिट्टी थी वो आधी मिट्टी का इस्तेमाल महान हिमालय में हुआ, और जितनी बची कुची थी वो आगे आ गई, और बाद में उसमें फोल्डिंग हुई, और उससे क्या बने? हमारे लेसर हिमालय। तीसरे और आखिरी हिमालय जो हमारे पास हैं वो है हमारे शिवालिक हिमालय। आखिर ये शिवालिक कैसे बना भाई? क्या प्रोसेस है शिवालिक के बनने की? शिवालिक्स कैसे बने? ऐसा समझिए, ग्रेट हिमालय बना, लेसर हिमालय बना, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय बने, और इनमें से जो नदियां आई ना, जैसे जो नदियां यहां से आई और ये नदियां इस प्रकार से आई, नदी हमेशा अपने पैरों पर इस प्रकार से एक जलोढ़ मिट्टी का पंख बनाती है, एलुवियल सॉइल का एक फैन बनाती है। वो चीनी वाले फैन नहीं आते जो कागज से स्कूल में बनाते थे? तो नदी जब पहाड़ से उतरती है तो वो अपने पहाड़ से उतरते समय ऐसा एक पंख जैसा बनाती है। हम इसी को कहते हैं एलुवियल फैंस, जलोढ़ पंख। एलुवियल फैंस या फिर जलोढ़ पंख। जब धक्का लगता है, तीसरी बार जब धक्का लगा, तो यही जलोढ़ पंख, यही एलुवियल फैंस तीसरी बार फोर्स लगने पर यही एलुवियल फैंस, यही जलोढ़ पंख शिवालिक के तौर पर फोल्ड होके खड़े हो जाएंगे।
इसका मतलब तुम्हारा टीचर तुमसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो शिवालिक्स हैं ये असल में नदीय अवसादों से बने हैं। बस इतनी सी बात है। ये रिवराइन सेडिमेंट से बने हैं, नदीय अवसादों से बने हैं। तो महान हिमालय ग्रेनाइट से बना है, ऊपर का हिस्सा अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक से, बीच वाला रूपांतरित मेटामॉर्फिक से। मिडिल हिमालय पूरे समुद्र की मिट्टियों से बने हैं और शिवालिक पूरी नदियों की मिट्टियों से बने हैं। ग्रेट हिमालय 3 अलग अलग पत्थरों से बना है, मिडिल वाला पूरा समुद्र की मिट्टी से, और जो शिवालिक है वो पूरा का पूरा नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा की गई उससे बना है। खत्म हो गया हिमालय का कंपोजिशन भी। देख लो एक बार, मैं इसको एक ही फ्रेम में ला देता हूं। ये है इशू है इसमें, ठीक। ओके, तो इसी के साथ हमने और एक और चीज़ क्या ख़त्म कर ली है, हमने यहाँ पे एक चीज़ और जो ख़त्म कर ली है वो है हिमालय का कॉम्पोजिशन। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट जो वो है टॉपिक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, उसे हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, या ऐसा करते हैं क्लास ख़त्म करने से पहले हम एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा नज़र मार लेते हैं कि यार जो इतना पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, क्या उससे कोई सवाल आता भी है कि नहीं आता है। तो ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रेणी भूगर्भीय रूप से युवा है, युवा है मतलब यंगेस्ट है, और असंगठित अवसादों से बनी है। बेटा असंगठित अवसादों से बनी है मतलब वो कह रहा है कि नदी द्वारा या नदी द्वारा जो जमा किए गए अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, उनसे कौन सी बनी है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस जियोलॉजिकली द यंगेस्ट, सबसे जवान वाली कौन सी है भाई, सबसे यूथ कौन सी है, सबसे यंग कौन सी है, और वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है। तो मैंने अब भी बताया कि जो ग्रेट हिमालय है वो ग्रेनाइट वाला पत्थर है नीचे, जो मिडिल हिमालय है वो पूरा का पूरा समुद्री अवसादों से बना है, और जो शिवालिक है वो बना हुआ है नदी के टूटे कंकड़ पत्थर बजरी इन सब से, इन्हें अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहते हैं। आंसर है हमारा बहाए हिमालय या फिर शिवालिक। इसमें शिवालिक का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आंसर टिक मारने से मतलब। इसका आंसर क्या है, शिवालिक। क्लियर है, इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है ये। और सवाल देखते हैं अगर हमने किया है, ये विभाजन है, हम कल पढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, इस सवाल में आप ही पे छोड़ता हूं। इस सवाल को देखो, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें तो। करेवा में क्या उगाते हैं, क्या उगाते हैं करेवा में, चाय उगाते हैं। अरे भाई, करेवा में उगाते हैं केसर, जिसे जाफरान कहा जाता है। करेवा में केसर या सेफ्रॉन, जाफरान उगाया जाता है। सिंपल सिंपल सवाल, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है। कल की क्लास हिमालय की शायद आखिरी क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे सिंटेक्सियल बैंड भी, हम कल ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्या सवाल है। ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। सीधे कोड लगाना है बेटा, जालक, सीधे कोड मारना है जालक, और
खत्म हो जाएगा आंसर। क्या ट्रांस हिमालय में शिवालिक आते हैं? खुद सोचो, एलिमिनेट करो। अच्छा, शिवालिक आते हैं क्या? बेटा शिवालिक तो सबसे साउथ के हैं, हो ही नहीं सकता। क्या हिमाद्री हिमाचल शिवालिक? अरे याद करो, कल की क्लास है, ये इंडियन नेम्स हैं, भारतीय नाम है ये, उन्हीं हिमालय के जो हम रोज पढ़ रहे हैं उसी के। क्या पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत आती है? क्या यहाँ पे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और कैलाश आती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लगाएंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे अपना नंबर लेके, कोई माइनस मार्किंग का चांस ही नहीं है। ये हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं खत्म। मैं चाहता तो रीजनल डिवीजन चालू करवा देता, लेकिन क्या है, रीजनल डिवीजन ना एक अपने आप में पूरा बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि कम से कम उसमें 30-35 मिनट मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें आप अलग अलग 5 डिवीजन हम बनाएंगे। हर किताब में 4 बनाए जाते हैं, हर किताब में 4 बनाते हैं लोग। एक पंजाब कश्मीर बना देंगे, एक कुमाऊं बना देंगे, एक नेपाल बना देंगे, एक असम बना देंगे। पूर्वांचल भी पढ़ा जाता है साथ में। आप अगर किताबें देखेंगे तो पूर्वांचल हिमालय अलग से बताते हैं, लेकिन पेपर में सवाल जो आता है वो सब साथ में ही आ जाता है। तो हमें पूर्वांचल हिमालय भी उतना ही डिटेल में पढ़ना है। तो कल हम पढ़ेंगे बाकी की क्लासों को, बाकी के टॉपिक्स को, और कल हम कोशिश करेंगे कि हम हिमालय का ये टॉपिक खत्म कर दें। हिमालय बड़ा टॉपिक है इसलिए ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बाकी पहाड़ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। दूसरी बात, आपको करना है रिवाइज। बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहेगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का एक सिंगल लॉजिक है, बार 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 रिवाइज करना। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो पेपर नहीं निकल पाएगा बेटा। मन्नतों से और टूटते तारों से विनती करके